नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। झारखंड के बदले राज्यपाल संतोष गंगवार नए गवर्नर सीपी राधाकृष्णन गए महाराष्ट्र। दरअसल आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नया राज्यपाल नियुक्त किया है। बरेली के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल होंगे। 6 बार सांसद रह चुके गंगवार भाजपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे। झारखंड के अलावा तेलंगाना, राजस्थान, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र, असम और पंजाब में नए राज्यपालों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। इससे पहले राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल का पदभार संभाला था। झारखंड विस द्वारा पारित कुछ विधेयकों को लौटाने के बाद सत्ता पक्ष ने राज्यपाल से नाराजगी भी जताई थी। 11 नवंबर 2022 को विधानसभा के विशेष सत्र में तत्कालीन हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियम 2022 पारित किया था। इसे आगे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था, जिसे दिसंबर 2023 में राज्यपाल ने लौटा दिया था। राज्य सरकार ने इस विधेयक को दोबारा पारित किया। इसी तरह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड वित्त विधेयक 2022 को विधानसभा को वापस लौटाया था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ओबीसी सहित अन्य श्रेणी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक या झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को भी वापस लौटा दिया था। छात्रों शिक्षकों को हर साल 8 लाख रु तक पुरस्कार देगी सरकार। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नई योजना शुरू करने जा रही है। नाम है झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना। इसके तहत राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले छात्र, शिक्षक, प्रशासक और संस्थान सम्मानित किए जाएंगे। उन्हें 9 कैटेगरी में पुरस्कार मिलेंगे। 1 लाख से 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। हर कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी दिया जाएगा। पुरस्कार की कुल राशि 74 लाख रुपए होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बतौर विभागीय मंत्री फैसले पर सहमति दे दी है। विभाग ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। विभाग जल्द ही इसे कैबिनेट में भेजेगा। इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव है। विभागीय जानकारों के अनुसार सरकार इसी साल से योजना शुरू करने वाली है। बता दें कि योजना में सभी 9 कैटेगरी में 3 पुरस्कार होंगे, यानी चुने गए कुल 27 छात्र, शिक्षक, प्रशासक या संस्था को पुरस्कार मिलेगा। सरकार इस योजना पर हर साल करीब 4 करोड़ रुपए खर्च करेगी। झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद से योजना संचालित होगी। पुरस्कार के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन देना होगा। केंद्र सरकार ने झारखंड में मस्कानिया गरेरिया टोला पोटाश ब्लॉक की नीलामी रद्द की। जाने क्यों उठाना पड़ा ये कदम। दरअसल आपको बता दूं कि सरकार ने खानों की बिक्री के तीसरे चरण के तहत 3 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी है। इनमें एक जम्मू कश्मीर की लिथियम खान भी शामिल है। बोलीकर्ताओं की संख्या निर्धारित से कम होने की वजह से सरकार ने नीलामी रद्द की है। सरकार यह नीलामी स्वच्छ विकल्प और महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए करने जा रही है। जिन 3 ब्लॉक की नीलामी रद्द की गई है उनमें जम्मू कश्मीर में सलाल हेमना लिथियम, टाइटेनियम और बॉक्साइट, एल्यूमिनस लेटराइट ब्लॉक, झारखंड में मस्कानिया गरेरिया टोला बारवारी पोटाश ब्लॉक और तमिलनाडु में कुरुंजाकुलम ग्रेफाइट ब्लॉक शामिल है। बता दें कि खान मंत्रालय के नोटिस के अनुसार नीलामी रद्द कर दी गई क्योंकि खनिज नीलामी नियमों के अनुसार आवश्यक संख्या में बोलियां प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रालय ने 14 मार्च को नीलामी के तीसरे चरण में 7 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की बिक्री शुरू की थी। पहली किस्त में 3 से कम बोलियां प्राप्त करने वाले ब्लॉक को इस दौर के तहत अधिसूचित किया गया था। झारखंड में धान की खेती वाले 86% खेत कम बारिश के कारण बंजर पड़े। राज्य में लगातार तीसरी बार सुखाड़ की आशंका। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में धान की खेती वाले लगभग 86% खेत कम बारिश के कारण अभी भी बंजर पड़े हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार 24 में से 4 जिलों में अभी तक धान की बुआई शुरू नहीं हुई है, जबकि बुआई का प्रमुख समय अगले सप्ताह समाप्त हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 26 जुलाई तक झारखंड में 47% बारिश कम हुई है। इस स्थिति को लेकर किसान चिंतित हैं और उनका अनुमान है कि राज्य में लगातार तीसरी बार सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने 2023 में 17 जिलों के 158 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित किया था।
जबकि 2022 में ये संख्या 226 थी। राज्य कृषि विभाग की बुआई रिपोर्ट के अनुसार 26 जुलाई तक 18 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 2.43 लाख हेक्टेयर में धान की फसल बोई गई थी। इसका मतलब है कि कृषि योग्य भूमि का सिर्फ 13-53% हिस्सा ही बोया गया है। बता दें कि पलामू, लातेहार और चतरा में धान की बुआई शुरू नहीं हुई। कौन है संतोष गंगवार? विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बने झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। दरअसल आपको बता दूं कि संतोष कुमार गंगवार बने झारखंड के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संतोष गंगवार को किया झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने देश के कई राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की है। संतोष गंगवार मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की जगह लेंगे। सीपी राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था। सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बता दें कि संतोष गंगवार को बरेली में विकास पुरुष कहते हैं। वे बीजेपी से बरेली में 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अपना पहला चुनाव वर्ष 1981 में बरेली लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर लड़ा, जिसमें उनकी हार हुई। जिसके बाद 1984 के आम चुनावों में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, मगर उसके बाद उन्होंने जो रफ्तार पकड़ी उससे कोई नहीं पकड़ पाया। वो उत्तर प्रदेश के बरेली से 1989 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। हालांकि 2009 के चुनाव में उन्हें कांग्रेस के प्रवीण सिंह आरोन ने 9000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था, मगर 2014 के चुनाव में उन्होंने एक बार फिर जबरदस्त वापसी करते हुए जीत हासिल कर 2019 में भी वे जीत गए। नियर ने दाखिल की नक्सल हमले के केस में चार्जशीट, जानिए कौन है प्रदीप सिंह चेरो। दरअसल आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने झारखंड में सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए नक्सलियों द्वारा रची गई साजिश में कथित संलिप्तता के लिए शनिवार को एक अन्य आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने बताया कि जून 2022 में NIA द्वारा अपने हाथ में लिया गया मामला राज्य की पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक संयुक्त टीम पर भाकपा माओवादी के सक्रिय कैडर द्वारा चलाई गई गोलीबारी से संबंधित है। ये हमला तब किया गया जब वे झारखंड के हरकट्टा टोली और बांग्लापट में बहाबर जंगल के रास्ते पर थे। बता दें कि उन्होंने बताया कि झारखंड निवासी प्रदीप सिंह चेरो इस मामले में 23वां आरोपी है, जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोप पत्र यहां एक विशेष NIA अदालत में दाखिल किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी चेरो प्रतिबंधित भाकपा माओवादी द्वारा अपने शीर्ष कमांडर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए झारखंड में सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश का हिस्सा था। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा, क्या बिहारी और बांग्लादेशी घुसपैठिए एक समान है? झारखंड में कांग्रेस MLA के बयान पर बवाल। दरअसल आपको बता दूं कि कांग्रेस विधायक शिल्पी ने भाजपा पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ एक पक्ष को लेकर राजनीति कर रही है। जहां पर उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ा लिया है, वहां की बात ही नहीं करते। घुसपैठिया तो अलग अलग राज्यों से आए लोग भी हैं। आदिवासियों की जमीन कहां गई? अधिक समय पर भाजपा ही शासन में रही है। डेमोग्राफी चेंज के लिए BSF से क्यों नहीं पूछा जाता? भाजपा केवल एक जगह की बात करती है, वो लोग अपनी सहूलियत और वोट बैंक के हिसाब से बात करते हैं। इस पर चर्चा की शुरुआत राजधानी रांची से होनी चाहिए। सदन में पूरा पोल खोलेंगे कि किस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हुआ है। JBKSS पार्टी नहीं करेगी किसी भी दल से समझौता, 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं जयराम महतो। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने और गिरिडीह लोकसभा सीट से करीब 3.5 लाख वोट लाने वाले जयराम महतो विधानसभा चुनाव में खुद 2 सीटों से लड़ेंगे। साथ ही उनका संगठन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS सह झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी से तालमेल नहीं करेगा। JBKSS उत्तरी छोटा नागपुर की सभी 25 समेत राज्य की करीब 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी। JBKSS का पहला प्रदेश केंद्रीय महासम्मेलन रविवार को यहां न्यू टाउन हॉल में होगा। बता दें कि इस सम्मेलन में जयराम महतो समेत पूरे राज्य भर से उनके करीब 1000 से अधिक पार्टी के नेता जुटेंगे। इसी सम्मेलन में जयराम महतो विधानसभा चुनाव को लेकर अपने संगठन की रणनीति तय करेंगे। इसकी पुष्टि खुद जयराम महतो ने दैनिक जागरण से बातचीत में की है। JBKSS के सम्मेलन में गोमिया के भाजपा नेता गुणानंद महतो, झामुमो के पूर्व राज्यसभा सदस्य संजीव कुमार के भतीजे व अधिवक्ता विदेश कुमार दास समेत राज्य भर के कई नेता संगठन में शामिल होंगे। जयराम महतो ने बताया कि वो खुद 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शंकर रवानी हत्याकांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने मुख्य आरोपित राजू व अशोक समेत 5 अपराधी किए गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं कि जिला बदर किए गए शंकर रवानी की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है।
18 जुलाई को एस्पॉन पर वर्चस्व को लेकर हत्याकांड की साजिश हल्ला थाना इलाके के महुआर बस्ती निवासी राजू दुबे उर्फ राजेंद्र दुबे ने रची थी। राजू दुबे ने इस काम को अंजाम दिलवाने के लिए गुरुद्वारा कॉलोनी चास निवासी अशोक कुमार सिंह उर्फ अशोक सम्राट से मदद ली। अशोक सम्राट ने शंकर रवानी की हत्या के लिए बिहार से अपने दोस्त अमित सिंह उर्फ मुखिया को बुलाया। अमित ने अपने परिचित पटना निवासी विकास सिंह का साथ लिया। अमित व विकास ने बिहार के मोकामा निवासी प्रोफेशन शूटर सिपुल महतो को बुलाया। सिपुल ने अपने 4 अन्य शूटरों के साथ मिलकर शंकर रवानी की हत्या कर दी। ये जानकारी एसपी पूज्य प्रकाश ने शनिवार को हल्ला थाना में दी। बता दें कि उन्होंने बताया कि राजू दुबे के साथ पहले शंकर रवानी एस्पॉन में काम करता था। हाल के दिनों में शंकर दूसरे गुट के साथ काम करने लगा। इससे राजू दुबे का वर्चस्व एस्पॉन पर समाप्त हो गया। इससे राजू दुबे ने शंकर रवानी की हत्या कराने की साजिश बनाई। बीते वर्ष नवंबर माह में वो सफल नहीं हो सका। शंकर को उस समय राजू दुबे के कहने पर ही शूटरों ने 2 गोली मारी थी, लेकिन वो बच गया। इस बार फिर से फुल प्रूफ योजना बनी। 10 लाख रुपये में हत्याकांड को अंजाम दिलाने की सुपारी अशोक सम्राट के माध्यम से अमित मुखिया व विकास को दी गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ही रुपयों को देने की बात तय हुई थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों से बिहारियों की तुलना, जानिए क्या बोली झारखंड की कांग्रेस विधायक। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के दिए एक विवादित बयान के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल हाल ही में जब उनसे बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के कारण राज्य में हो रहे डेमोग्राफी चेंज, जनसांख्यिकी बदलाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना राज्य में बिहार से आकर बसे लोगों से कर दी। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी चेंज पूरे झारखंड में हुआ है, रामगढ़ में बिहारी लोग मुखिया बन रहे हैं, लोग इस पर बात क्यों नहीं करते। भाजपा पर भड़कते हुए उन्होंने कहा, डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं तो इनको रांची से शुरू करना चाहिए। रांची में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और जैसे कालीन में गंदगी को समेटा जाता है, जैसे धूल को कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उसी तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को कहीं कोना खोमचा झुग्गियों में धकेल कर रख दिया है। बता दें कि आगे उन्होंने कहा, डेमोग्राफी चेंज की यहाँ बात क्यों नहीं करते। रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है, बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आकर। ये सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम बात करेंगे। डेमोग्राफिक चेंज पूरे झारखंड में हुआ है। सबसे ज्यादा वक्त तक तो ये लोग सत्ता में थे। 1985 लाकर यहाँ पर इर्द गिर्द में बने हुए अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को भी इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। इनसे ज्यादा भाजपा पार्टी से ज्यादा झारखंड के लिए बुरा सोचने वाला कोई और नहीं होगा। लोबिन हेम्ब्रम ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, झामुमो पर आरोप लगा क्या अपील। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट से जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए मानसून सत्र तक सदस्यता बहाल करने की अपील की है। ये जानकारी लोबिन हेम्ब्रम ने शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दी। लोबिन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड में लोकतंत्र की हत्या हुई है। झामुमो के लोगों ने स्पीकर पर दबाव बनाकर उनकी सदस्यता खत्म कराई है। कहा कि दुख इस बात का है कि निर्दलीय के रूप में विधायक चमरा लिंडा ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि एक अपराध के लिए एक को फांसी दे दी गई और एक को कुछ नहीं किया गया। बता दें कि 3 दिन पहले ही दल बदल के मामले में सुनवाई करते हुए स्पीकर न्यायाधिकरण ने बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और मांडू विधायक जेपी पटेल की विस सदस्यता समाप्त कर दी थी। लोबिन ने कहा कि संताल में मुस्लिम समुदाय हावी होता जा रहा है, वहीं आदिवासी कमजोर हो रहा है। बांग्लादेश से घुसपैठ सबको पता है, लेकिन सरकार वोट बैंक बनाने में जुटी है। झारखंड समेत देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आदिवासी महिलाओं से मुस्लिम शादी कर रहे हैं, जमीनें खरीदी जा रही हैं। आज आदिवासियों की आबादी 36 से घटकर 26% रह गई है। झारखंड में जदयू की 11 सीटों से लड़ने की तैयारी, नीतीश कुमार की पार्टी का परंपरागत सीटों पर रहेगा जोर। दरअसल आपको बता दूं कि जदयू झारखंड में पूरे दमखम से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी हरी झंडी दे दी है। उन्होंने झारखंड जदयू को चुनाव तैयारियों में जुटने और जमीन पर जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया है। शनिवार को जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के नेतृत्व में प्रदेश के पार्टी नेताओं ने पार्टी सुप्रीमो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में उन्होंने राज्य की 11 सीटों पर अपनी दावेदारी उनके सामने पेश की। साथ ही कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग भी रखी। नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि वे इस पर केंद्र से बात करेंगे। इस दौरान जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सहित कई बड़े नेता उपस्थित थे। बता दें कि खीरू महतो के साथ कुर्मी समाज के 13 नेता भी पहुंचे थे। उनसे पूछा गया कि उनकी ओर से किन किन सीटों की सूची नीतीश कुमार को दी गई है, तो कहा कि सूची को अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस पर सहमति देंगे तो फिर प्रदेश के एनडीए के सहयोगियों से बात होगी। वहीं सरयू राय को लेकर कहा कि अगर वे जदयू में शामिल होते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे।
ऐसे माना जा रहा है कि जदयू झारखंड में अकेले और गठबंधन दोनों ही परिस्थिति में चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहा है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, 30 जुलाई से इस दिन तक होगी अच्छी बारिश, अलर्ट जारी। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में अभी तक सुस्त पड़े मानसून के 30 जुलाई से रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। इस दिन से लेकर 1 अगस्त तक रांची समेत राज्य भर में बारिश होगी। हालांकि 30 जुलाई को पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश के साथ ही राज्य में धीमी गति से चल रहे कृषि कार्य में भी तेजी आएगी। झारखंड के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उत्तरी भाग में निम्न दबाव क्षेत्र बना है। अगले 24 घंटे तक इसका विस्तार होगा। इससे 30 जुलाई से राज्य में अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में 30 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 1 अगस्त तक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। यानी लगातार 3 दिन 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त को झारखंड में अच्छी बारिश हो सकती है। बता दें कि रांची समेत राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ जिलों में मानसून सामान्य रहा। सर्वाधिक बारिश हजारीबाग के दारो में 77.1 मिलीमीटर हुई, सरायकेला में 76.0 मिलीमीटर, खरसावां में 66.2 मिलीमीटर, भवनाथपुर में 65.3, रामगढ़ 65.0, पश्चिम सिंहभूम 57.2 मिलीमीटर, धनबाद 56.1, जमशेदपुर 48.8, पूर्वी सिंहभूम 47.0, बोकारो 28.8, चतरा 22.0 मिलीमीटर, गुमला 13.0 मिलीमीटर, चतरा समेत शेष भाग में हल्की बारिश हुई। झारखंड के हॉस्टल में झड़प, 6 पुलिसकर्मी और 11 छात्र घायल, खूब बवाल। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के पाकुड़ में अपहरण की सूचना पर मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए केकेएम कॉलेज के छात्रावास परिसर पहुंची पुलिस व छात्रों में शुक्रवार की रात झड़प हो गई। इसमें 6 पुलिसकर्मी और 11 छात्र घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति के अपहरण की सूचना पर मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए पोनी नागेंद्र कुमार छात्रावास कैंपस पहुंचे थे। आरोप है कि पुलिस ने जानकारी लेने का प्रयास किया तो छात्र भाग गए और पिटाई कर दी। इससे एएसआई नागेंद्र कुमार व एक वाहन चालक शमशाद आलम घायल हो गए। बाद में गई पुलिस पर छात्र पुनः आक्रोशित हो गए। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसमें छात्रावास के 11 छात्र घायल हो गए। इस क्रम में 4 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों में पुलिस अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार, आरक्षी मोघो तिग्गा, संदीप शर्मा व सिकंदर बेसरा शामिल है। बता दें कि इधर छात्रनायक जीवन मुर्मू का कहना है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को रैली निकालनी थी। रात में 2 पुलिसकर्मी छात्रावास परिसर पहुंचे थे और रैली निकालने से मना किया। छात्र अपने कार्यक्रम को लेकर अडिग रहे। इसके बाद सभी छात्र खाना खाकर सो गए। रात में करीब 12:30 बजे 100 से अधिक संख्या में पुलिसकर्मी छात्रावास पहुंच गए और छात्रों को पीटना शुरू कर दिया। इसमें कई छात्र घायल हो गए। इधर पोनी नागेंद्र कुमार व अभिषेक कुमार के लिखित आवेदन पर करीब 150 से अधिक छात्रों के विरुद्ध 2 अलग-अलग कांड संख्या दर्ज किया है। इधर छात्रों ने भी डीसीएसपी को आवेदन सौंपकर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। कमलेश ने दस्तावेज में हेरफेर कर 300 एकड़ जमीन पर कब्जा कर बेच दिया। दरअसल आपको बता दूं कि जमीन घोटाले में गिरफ्तार भूमाफिया कमलेश कुमार को शनिवार को जेल भेज दिया गया। इससे पहले ईडी ने उसे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। उसकी 10 दिन की रिमांड मांगी, मगर रिमांड पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब सोमवार को सुनवाई होगी। ईडी ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उसे शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि जांच एजेंसी ने रिमांड पिटीशन में कहा है कि कमलेश ने काके अंचल के अधिकारियों से मिलीभगत कर 300 एकड़ से अधिक जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर कर उस पर कब्जा किया, फिर उसे कई लोगों को बेच दिया गया। उसके खिलाफ काके और गोंदा थाने में दर्ज जमीन के फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। ईडी ने कहा है कि 10 और 11 जुलाई को काके अंचल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एनआईसी में जांच की गई थी। इसमें पता चला कि 21 जून को छापेमारी के बाद उसी दिन अंचल अधिकारियों की मदद से एनआईसी के सर्वर से 20 रैकेट की एंट्री में छेड़छाड़ की, उसे डिलीट कर दिया। उसमें 140 एकड़ से अधिक जमीन की जानकारी थी। इन दस्तावेजों में कमलेश और उसके सहयोगियों के कहने पर ही काके अंचल के अधिकारियों ने फर्जी एंट्री की थी। इसलिए उन जमीनों के संबंध में कमलेश से पूछताछ करना जरूरी है। झारखंड ने केंद्र सरकार से की केंद्रीय अनुदान में बढ़ोतरी करने की मांग। दरअसल आपको बता दूं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। राज्य के मुख्य सचिव एलबी खियांगते ने राज्य का पक्ष रखा, झारखंड की मांगों को विस्तार से रखा। जानकारी के अनुसार झारखंड ने केंद्र सरकार से केंद्रीय अनुदान में बढ़ोतरी करने की मांग की। बताया कि 2012 तक केंद्रीय अनुदान के रूप में झारखंड को लगभग 12,000 करोड़ की राशि मिलती थी। अब ये घटकर लगभग 8,500 करोड़ के लगभग हो गई है। झारखंड सरकार ने बताया कि केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रस्तावित है। झारखंड में ये योजना अभी जारी है। झारखंड में ये योजना लगभग 25,000 करोड़ की है।
इस वित्तीय वर्ष में ये योजना समाप्त हो जाती है तो राज्य को इसे अपने संसाधन से पूरा करना होगा। ये झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए संभव नहीं होगा और राज्य के लोग विकास के मानदंड को प्राप्त करने में पिछड़ जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इनमें खनन कंपनियों के यहाँ बकाया लगभग 1,36,000 करोड़ की राशि की मांग दोहराई गई। बता दें कि साहिबगंज के विकास पर केंद्र सरकार से विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया है। साथ ही आदिवासी बहुल पिछड़े राज्य को अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए झारखंड को केंद्र से विशेष मदद की मांग की गई है। इस बैठक में योजना सचिव मस्तराम मीणा, वित्त सचिव प्रशांत कुमार समेत कुछ अन्य विभागों के सचिव भी उपस्थित हुए। राज्य में स्पीकर से कराई गई लोकतंत्र की हत्या, लोबिन। दरअसल आपको बता दूं कि विधायकी समाप्त होने के बाद झामुमो से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रम ने शनिवार को कई सवाल उठाए। कहा, झामुमो ने स्पीकर के जरिए मेरी सदस्यता रद्द कराई है। इतना ही नहीं, एक ही मामले में चमरा लिंडा को बरी कर दिया गया, जबकि मुझे फांसी दे दी गई। हम दोनों निर्दलीय होकर लोकसभा चुनाव लड़े थे। झारखंड में स्पीकर के जरिए लोकतंत्र की हत्या कराई गई है। हालांकि मैं इस तरह की बातों से घबराने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा, मैंने स्पीकर के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उम्मीद है कि ऊपरी अदालत से न्याय जरूर मिलेगा। लोबिन रांची स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आदिवासियों की आबादी घट रही है। आदिवासियों की आबादी 10% तक कम हो गई है। राज्य सरकार घुसपैठियों के माध्यम से मुस्लिम वोट बैंक बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत मानसून सत्र शुरू होने से कुछ समय पूर्व मेरी सदस्यता रद्द की गई, ताकि मैं सदन में जनहित के सवालों को न उठा सकूं। उन्होंने कहा कि झारखंड लेबर सप्लाई राज्य बनकर रह गया है। बता दें कि लोबिन ने कहा कि समय पर आने पर वह साजिशों का खुलासा करें। विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे ये समय आने पर बताएंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।